वो बस क्लास में सो रहा था जब टीचर की नजर आखिर में उस पर पड़ी। उसके सारे क्लासमेट्स हंसने लगे कि वो कितना लूजर है जो सिर्फ सो सकता है। सिर्फ उसके फ्रेंड को पता था कि जब लू शांग सोता है तो उसे नाइटमेयर्स आते हैं। बिल्कुल इस बार की तरह उसकी नींद कभी पूरी नहीं होती, क्योंकि उसे हर बार सेम ड्रीम आता था, एक जले हुए वेस्टलैंड जहाँ सिर्फ मॉन्स्टर्स घूमते थे। जब क्लास ओवर हुई वो घर गया ये सोचकर कि थोड़ी नींद मिल जाएगी, पर जब वो वहाँ पहुंचा उसने अपने पेरेंट्स को देखा जिन्होंने अपनी लास्ट सेविंग्स खर्च करके एक पोशन खरीदा था जो उसकी एबिलिटीज को बढ़ाएगा। वो उनको डिसअपॉइंट नहीं करना चाहता था, इसलिए वो ट्रेन करने चला गया। लेकिन चाहे उसने कितनी भी हार्ड ट्राई की, कुछ वर्क नहीं किया। कर्स नाइटमेयर्स ने उसकी थोड़ी बहुत जो स्ट्रेंथ थी वो भी कम कर दी थी। जब वो थकान से चूर होकर एक पल के लिए बैठा तो वो इमीडिएटली पास आउट हो गया और एक बार फिर उसने खुद को उसी नाइटमेयर में पाया। लेकिन इस बार एक क्रीचर ने उसे तुरंत अटैक किया। ज़ॉम्बी ने उसे लगभग बाइट कर लिया था, लेकिन लू शांग ने उसे किक मारा और एक रॉक से फिनिश ऑफ कर दिया। जब ज़ॉम्बी फाइनली डेड था उसने रिलैक्स किया ये सोचकर कि अब ओवर हो गया। उसी पल ब्लैक एनर्जी उस कॉर्प्स से डायरेक्टली उसके अंदर फ्लो होने लगी। लू शांग ने ज़ॉम्बी की सारी मेमोरीज देखी, उसकी पूरी लाइफ एंड डेथ। उसी टाइम एक सेकंड ज़ॉम्बी ने उस पर पीछे से अटैक किया, लेकिन लू शांग बिना रियलाइज किए ही उसे टुकड़े टुकड़े कर दिया। शॉक्ड होकर उसने रियलाइज किया कि उसे सिर्फ ज़ॉम्बी की मेमोरीज ही नहीं मिली थी, बल्कि उसकी पावर भी मिली थी। और उस नाइटमेयर में हर बार जब वो एक ज़ॉम्बी को किल करता था तो वो सिर्फ उसकी मेमोरीज अब्सॉर्ब नहीं करता था, बल्कि उसके पास पहले जो स्किल्स थी वो भी इनहेरिट कर लेता था। और इवन बेटर, ये नाइटमेयर वर्ल्ड सिर्फ एक रैंडम इल्यूजन नहीं था, ये 10,000 years फ्यूचर में सेट था। मतलब जो फाउंडेशनल बॉडी रिफाइनिंग मेथड्स वो वहां ऑब्टेन कर सकता था वो प्रेजेंट की किसी भी चीज से थाउजेंड्स ऑफ टाइम्स मोर एडवांस थी। लू शांग को मुश्किल से बिलीव हो रहा था कि वो क्या एक्सपीरियंस कर रहा है। वो सोचता है कि शायद ये बस एक ड्रीम है, पर सब कुछ बहुत ज्यादा विविड, बहुत रियल लग रहा है। जैसे ही सेकंड ज़ॉम्बी की मेमोरीज उसके माइंड में आती हैं, लू को नियरबाई मिलिट्री बेस का एक विजन दिखता है। वो डिड्यूस करता है कि इस वर्ल्ड में ऐसी जगह आसपास जरूर होगी। अगर वो उसे ढूंढ लेता है तो शायद वो आखिर में अपने ड्रीम्स में छिपे स्ट्रेंज ट्रूथ्स को समझ सकता है। स्ट्रेंजली ये सेकंड मेमोरी अब्सॉर्ब करने से उसे पहले जैसा पेन या कंफ्यूजन नहीं हुआ। इसके बजाय उसने उसकी कॉम्बैट अवेयरनेस को एनहांस कर दिया। वो स्ट्रॉन्गर, फास्टर महसूस करता है। ज़ॉम्बीज की मेमोरीज सरप्राइजिंगली यूजफुल साबित होती हैं। उसे ऐसे बैटल इंस्टिंक्ट्स मिलते हैं जो उसके पास पहले कभी नहीं थे। लेकिन जैसे ही वो ये प्रोसेस करना शुरू करता है, कोई अननोन चीज उसे स्ट्राइक करती है और वो जमीन पर बेहोश होकर गिर जाता है। जब वो जागता है तो वो खुद को सेफली घर पे पाता है। एक फेमिलियर आवाज उसे बुलाती है, उसकी बेस को स्नैप करती है। ये उसकी यंगर सिस्टर है जो उसे डिनर के लिए बुला रही है। वो दरवाजा खोलता है तो उसकी सिस्टर लू शिंग ही इंतजार कर रही होती है। वो उसे नैपिंग करने के बजाय प्रैक्टिस न करने के लिए स्कोल्ड करती है, पर जब वो उसकी स्वेट सोक्ड शर्ट और उसके नीचे के मसल्स को देखती है तो वो रुक जाती है, अपनी सरप्राइज छुपाने की कोशिश करती है। वो जल्दी से टर्न अवे होती है और उसे डिनर के बारे में रिमाइंड करती है। जैसे ही वो चली जाती है, लू उसे जाते हुए देखता है। सोचता है कि जब वो दोनों हर वक्त साथ में खेला करते थे। जब से उसने स्कूल टॉप किया, चीजें बदल गईं। उसका एटीट्यूड शिफ्ट हो गया और उनके बीच डिस्टेंस बढ़ गया। पर ये सरप्राइजिंग नहीं है। उसका की ब्लड लेवल पहले ही परफेक्ट 1 है और उसकी कॉम्बैट एबिलिटी शायद 100 से ऊपर होगी। वो टॉप मार्शल आर्ट्स यूनिवर्सिटीज में एंटर होने के ट्रैक पर है। उसके कंपैरिजन में लू खुद को सिर्फ एक यूजलेस ब्रदर मानता है। अभी भी गहरे सोच में डूबा हुआ वो अपनी शर्ट उठाता है और मिरर में अपना रिफ्लेक्शन चेक करता है तो शॉक्ड हो जाता है। पता नहीं कैसे उसने वेल डिफाइंड मसल्स डेवलप कर लिए हैं। वो बिल्कुल वीक महसूस नहीं कर रहा डिस्पाइट अभी जागने के। इनफैक्ट वो फुली रिफ्रेश महसूस करता है, जैसे वाइटैलिटी से भरा हुआ हो। उसके ड्रीम की मेमोरीज क्रिस्टल क्लियर रहती हैं। वो सोचना शुरू करता है, क्या जो पावर्स और मेमोरीज उसने अपने ड्रीम में अब्सॉर्ब किए वो रियलिटी में क्रॉसओवर हो गए हैं? क्या सिर्फ ड्रीम्स के थ्रू स्ट्रॉन्गर बनना पॉसिबल है? जो रियल वर्ल्ड में वो रहता है वो एक सुपरनैचुरल है, जहां लोग इनह्यूमन पावर्स वील्ड करते हैं जो नॉर्मल ह्यूमन लिमिट्स को ट्रांसेंड करते हैं। लगभग 300 साल पहले डिमेंशनल क्रैक्स पूरी वर्ल्ड में अपीयर हुई थी और भयानक मॉन्स्टर्स निकल आए जिन्होंने हैवक मचा दिया। उसी टाइम ह्यूमंस ने अपने अंदर स्ट्रेंज पावर्स अवेकन करना शुरू कर दिया, जिससे उनकी स्ट्रेंथ एक्सपोनेंशियली बूस्ट हो गई। इससे मार्शल आर्ट्स एरा की शुरुआत हुई। लोग हार्ड ट्रेन करते थे ताकि अपने हिडन पोटेंशियल को अनलॉक कर सकें और अपने अंदर दबे मार्शल आर्ट्स को मास्टर करने की कोशिश करते थे। डिनर टेबल पर लू अपनी मॉम का राइस बोल ऐसे खाता है जैसे कोई भूखा सूर हो। बस बहुत टेस्टी है। वो रुक नहीं सकता और जल्दी से और मांगता है। कई डिशेस के बाद भी वो स्टफ्ड है और थोड़ा कंफ्यूज्ड है कि वो इतना ज्यादा क्यों खा रहा है। उसके डैड हल्के से हंसते हैं, कहते हैं कि वो उसे भूखा घर से जाने नहीं देंगे। वो अपनी वाइफ से कहते हैं कि लू के लिए और ज्यादा कुक करे और प्रॉमिस करते हैं कि कल उसके लिए कुछ टॉनिक्स लाएंगे। उसे अर्ज करते हैं कि वो इस टाइम का यूज करके अपनी हेल्थ को ट्रैक पर लाए। शिंगी अनइम्प्रेस्ड पॉइंट आउट करती है कि लू पहले ही 18 साल का हो चुका है और उसके लास्ट चेकअप में उसका की ब्लड लेवल सिर्फ 0.8 था। उनके फादर गुस्से में उस पर स्नैप करते हैं, उसे याद दिलाते हैं कि स्टैंडर्ड मार्शल आर्ट्स यूनिवर्सिटीज और एलीट इंस्टीट्यूशंस में मैसिव डिफरेंस होता है।
इस बीच लू उन सब चीजों पर रिफ्लेक्ट करता है जो हुई हैं। अगर सिर्फ ड्रीमिंग से ही उसकी हेल्थ स्टेटस इंक्रीज हो सकती है, तो क्या ये अभी भी एक ड्रीम है या कुछ और? वो डिसाइड करता है कि उसे अपनी स्ट्रेंथ टेस्ट करनी होगी। डिनर के बाद अपना बॉय एक लोकल जूडो क्लब जाता है। उसे याद है कि ये क्लब मास्टर होंगवान चलाते हैं, जिनकी फैमिली एक स्पेशलाइज्ड बॉक्सिंग टेक्निक के लिए रिनाउंड है। ये क्लब खुद बाई सिटी के टॉप 10 मार्शल आर्ट्स एकेडमीज में से एक है। मास्टर होंगवान के पास रैंक 4 मार्शल आर्टिस्ट का टाइटल है और वो कॉम्बैट सिस्टम के तहत एक रिकॉग्नाइज्ड ब्लैक बेल्ट है। इस सिस्टम में एक रैंक 1 मार्शल आर्टिस्ट के पास 1.5 की और 150 कॉम्बैट पावर होता है। रैंक 2 सीधा 15 की और 1500 कॉम्बैट पावर पर जंप करता है। रैंक 3 तो और ज्यादा क्रेजी है, 100 की और 10,000 से ऊपर पावर। रैंक 4 वॉरियर्स 200 की को ब्रेक करते हैं और 100,000 से ज्यादा कॉम्बैट स्ट्रेंथ तक पहुंच सकते हैं। लू नर्वस हो जाता है ये स्टीप पावर स्केल सोचकर। रैंक 1 मार्शल आर्टिस्ट को सोसाइटी में पहले ही इमेंस रिस्पेक्ट मिलता है, पर जो हाईएस्ट टियर पर हैं, उन्हें लगभग सुपर ह्यूमंस की तरह देखा जाता है। जब वो क्लब के रजिस्ट्रेशन बोर्ड को देखता है, तो वो हाई ट्यूशन फीस नोट करता है। साफ है कि सिर्फ वेल्दी फैमिलीज ही इस तरह की ट्रेनिंग अफोर्ड कर सकती हैं। उसे पता है कि अगर शिंगी ओनली चाइल्ड होती, तो उसकी फैमिली शायद उसका एडमिशन अफोर्ड कर पाती, पर अब वो टेंशन में है। जब लू इस बारे में सोच रहा होता है, एक रिसेप्शनिस्ट उसे ग्रीट करती है, पूछती है कि क्या वो क्लासेस के लिए रजिस्टर करने आया है। लू इसके बजाय अपना की पावर और कॉम्बैट स्टेटस चेक करने का इंटेंशन बताता है। रिसेप्शनिस्ट नोट करती है कि लड़के के पास पर्सनल इंस्ट्रक्टर नहीं है और वो किसी ऑर्डिनरी बैकग्राउंड से लगता है। चुपके से अज्यूम करती है कि वो वेल्दी फैमिली से नहीं है। फिर भी वो उसे रूम 8 की तरफ डायरेक्ट करती है, बताती है कि वहाँ एक मशीन है जो उसकी स्टैट्स मेजर करेगी। लू कॉन्फिडेंटली डेजिग्नेटेड रूम की तरफ जाता है। वो पहले ही जानता है कि सिस्टम कैसे वर्क करता है। अंदर आते ही वो मशीन के पास जाता है और अपना हाथ उस पर रखता है ताकि अपनी हेल्थ स्टेटस चेक कर सके। डिस्प्ले पर 0.9 की रीडिंग आती है। ये रिजल्ट उसे सरप्राइजेस भी करता है और एक्साइट्स भी, क्योंकि उसकी की स्टेटस 0.2 इंक्रीज हो गई है, और वो भी सिर्फ 1 आवर ड्रीम से। वो अमेज्ड है कि इतनी शॉर्ट नैप ने उसकी स्टैट्स को इतना बूस्ट कर दिया। शायद वो आखिर में अपनी जीनियस लिटिल सिस्टर को कैच अप कर रहा है, और अगर ये ऐसे ही चलता रहा तो वो मार्शल आर्ट्स वर्ल्ड में एक्चुअली गो फार सकता है। नेक्स्ट, लू अपनी कॉम्बैट पावर टेस्ट करने का डिसाइड करता है। वो फोकस्ड फोर्स के साथ मशीन पर स्ट्राइक करता है, उस बैटल टेक्निक्स और एक्सपीरियंसेस को चैनल करता है जो उसने ज़ॉम्बी से अब्सॉर्ब किए थे। मशीन इम्पैक्ट से वाइब्रेट करता है और स्क्रीन रिवील करता है कि उसकी कॉम्बैट पावर 113 तक पहुंच गई है। ये लू को स्टन्ड कर देता है। उसकी कॉम्बैट स्ट्रेंथ स्काई रॉकेटेड हो गई है, भले ही उसकी की स्टेटस में सिर्फ मॉडेस्ट इंक्रीज हुआ हो। वो रियलाइज करता है कि वो एक्चुअली एक रियल मार्शल आर्टिस्ट बनने के पाथ पर हो सकता है। वो कैलकुलेट करना शुरू करता है कि अगर सिर्फ 1 आवर सोने से इतनी ग्रोथ हुई, तो क्या होगा अगर वो 3, 9 या इवन एक पूरा दिन और रात सोए। हाउएवर, रात के टाइम अपना बॉय सोना चाहते हुए भी सो नहीं पाता। ये उसे फ्रस्ट्रेट करता है। वो क्लासेस के दौरान इजीली सो जाता था, तो अब इतना डिफिकल्ट क्यों है? क्लॉक पर नजर डालते हुए वो नोट करता है कि अभी सिर्फ 9 PM हुआ है और सस्पेक्ट करता है कि शायद सोना अभी के लिए बहुत जल्दी है। खुद को थकाने का डिसाइड करके वो उठता है ट्रेन करने के लिए। लू उन टेक्निक्स की प्रैक्टिस शुरू करता है जो उसे ज़ॉम्बीज की मेमोरी से याद है। जैसे ही वो मूवमेंट्स रिपीट करता है, वो नोटिस करता है कि उसे अब कितनी क्लियरली समझ आ रहा है कि वो पहले कहाँ गलत कर रहा था। जो मेमोरीज उसने अब्सॉर्ब किए हैं वो उन टेक्निक्स से भरे हैं जो ज़ॉम्बीज ने जिंदा रहते हुए जरूर सीखे होंगे। जैसे ही उसकी ट्रेनिंग कंटिन्यू होती है, लू सेम सीक्वेंस 200 टाइम्स कंप्लीट करता है। खुद को अपनी लिमिट्स तक पुश करता है। हर रेपिटेशन के साथ वो अपनी स्ट्रेंथ इंक्रीज होते हुए महसूस करता है। वो एक्नॉलेज करता है कि ये पावर ग्रोथ सिर्फ फिजिकल ट्रेनिंग से नहीं है, कोई गहरी चीज है जो वर्क कर रही है। उसके ड्रीम से मेमोरी और एनर्जी एब्जॉर्प्शन का रियल वर्ल्ड में उसके डेवलपमेंट पर डायरेक्ट इम्पैक्ट हो रहा है। एक टफ ट्रेनिंग सेशन के बाद लू को ऐसी भूख लगती है कि वो मुश्किल से अपने पैरों पर खड़ा रह पाता है। साफ है कि उसका स्ट्रॉन्ग बॉडी अब एनर्जी को क्रेजी तरह से बर्न कर रहा है और रेगुलर फूड अब इनफ नहीं है। वो सोचता है कि उसे हर्ब्स या सप्लीमेंट्स चाहिए, पर उसकी फैमिली के टाइट बजट के साथ ये जल्दी होने वाला नहीं है। इस चिंता में कि प्रॉपर न्यूट्रिशन की कमी उसके फिजिकल डेवलपमेंट को स्लो डाउन कर सकती है, लू रियलाइज करता है कि उसे पैसे कमाना शुरू करना होगा। वो स्कूल से परफॉर्मेंस बेस्ड रिवॉर्ड्स जैसे स्कॉलरशिप्स एम करने का सोचता है। अगली दिन जिम के मेंस लॉकर रूम में मिंग अपनी फ्रस्ट्रेशन एक्सप्रेस करता है कि टीचर ने अभी तक उनके पेपर्स ग्रेड भी नहीं किए हैं। हाउएवर, जैसे ही मिंग लू को देखता है, वो स्टन्ड हो जाता है उसके वेल डिफाइंड एब्स देखकर। लू का फिजिक कुछ ही दिनों में इतना ड्रामेटिकली चेंज हो गया है कि मिंग उसे मुश्किल से रिकॉग्नाइज कर पाता है। वो जोक करता है कि लू ने ये बॉडी सिर्फ लड़कियों को इम्प्रेस करने के लिए बनाई होगी। डाउट करता है कि वो आज के कॉम्बैट सेशन के लिए इतनी हार्ड ट्रेन करेगा। लू हाउएवर अपने फ्रेंड को एनकरेज करता है कि वो अपकमिंग एग्जाम्स पर फोकस करे और ये अज्यूम ना करे कि सब शैलो रीजंस के लिए ट्रेन करते हैं। जैसे ही लू और मिंग चले जाते हैं, अपना बॉय से खुद को प्रूव करने का परफेक्ट अपॉर्चुनिटी देखता है। मार्शल आर्ट्स हॉल में इंस्ट्रक्टर जैंग उन्हें लाइव कॉम्बैट की कोचिंग दे रहा है। मिंग शेयर करता है कि उसने सुना है कि जैंग एक रैंक 2 मार्शल आर्टिस्ट है जिसने एक्चुअली बैटलफील्ड पर 20 से फाइट किया है। वो इंस्ट्रक्टर के फेस और हाथों पर स्कार्स को प्रूफ के रूप में पॉइंट आउट करता है।
लू क्वाइटली ऑब्जर्व करता है और जांग की टेक्निक सरप्राइजिंगली सिंपल लगती हैं। भले ही क्लास को फॉलो करने में स्ट्रगल हो रही हो, लू ने पहले ही ये मूवमेंट्स उस ड्रीम मेमोरीज के थ्रू ज्यादा इफेक्टिवली मास्टर कर लिए हैं जो उसने एब्जॉर्ब किए थे। इंस्ट्रक्टर जंग प्रिसिजन और केयर के साथ क्लास को टीच करना कंटिन्यू करता है। वो सेशन को एक स्टूडेंट जिसका नाम यिंग यीफे है को बुलाकर जो सिखाया गया उसे डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए कहता है। यीफे कॉन्फिडेंटली स्टेप फॉरवर्ड करता है, टीचर को अश्योर करता है कि उसे सब समझ आ गया है। जैसे ही वो आगे बढ़ता है, क्लास की कई लड़कियां उसकी गुड लुक्स और स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस की तारीफ करती हैं। विस्पर करती हैं कि क्लास में कोई और उतना पावरफुल नहीं लगता। मिंग जेलस हो जाता है क्योंकि यीफे फिर से स्पॉटलाइट स्टील कर लेता है, जैसे हमेशा करता है अपनी गुड लुक्स, पैसों और उस प्रीमियम पिल से जो उसकी की को 1.2 तक बूस्ट कर चुकी है। ऐसा लगता है जैसे सब कुछ उसके लिए फिट हो जाता है। टीचर्स भी उसे फेवर करते हैं इस वजह से। मास्टर जैंग और यीफे क्लास के सामने स्पारिंग शुरू करते हैं, कॉम्बैट टेक्निक्स डेमोन्स्ट्रेट करते हुए। उन्हें देखते हुए मिंग डिसहार्टेंड होना शुरू करता है, क्वेश्चन करता है कि उनके जैसे ऑर्डिनरी स्टूडेंट्स कभी यीफे जैसे किसी से कम्पीट कैसे कर सकते हैं। इस बीच लू सोचता है कि वो भी पहले ऐसा ही फील करता था, लेकिन अब नहीं। अब वो जो चाहता है उसके लिए फाइट करने के लिए रेडी है। जैसे ही डेमोन्स्ट्रेशन एंड होता है, मास्टर जंग यीफे की परफॉर्मेंस इवैल्यूएट करते हैं, कहते हैं कि भले ही बुरा नहीं था, वो बैलेंस मेंटेन करने में स्ट्रगल करता है। इंस्ट्रक्टर उसे फ्यूचर सेशंस में और गाइडेंस देने का प्रॉमिस करता है ताकि उसके मूवमेंट्स रिफाइन हो सकें, और अश्योर करता है कि उसके आगे एक ब्राइट फ्यूचर है। मास्टर जंग फिर एक और स्टूडेंट को यीफे के साथ पार्टनर प्रैक्टिस के लिए बुलाते हैं। यीफे इंस्ट्रक्टर को पोलाइटली थैंक करता है, पर इंटरनली वो उन्हें कम समझता है। यीफे के लिए जंग सिर्फ एक लो रैंकिंग मार्शल आर्टिस्ट है जो उसकी एलीट फैमिली के स्टैंडर्ड्स के आसपास भी नहीं आता। वो बिलीव करता है कि उसका फ्यूचर पहले ही सेट है और रूम में किसी और से फार सुपीरियर है। जैसे ही इंस्ट्रक्टर पूछते हैं कि कोई यीफे के साथ स्पार करना चाहता है, टेंशन क्लास में फैल जाती है। मिंग खुद से मटरिंग करता है कि यीफे को टेक ऑन करने वाला कोई केपेबल नहीं है। वो इस पूरी चीज को उन सबको ह्यूमिलिएट करने के लिए एक सेटअप मानता है। मास्टर जैंग साइलेंस ऑब्जर्व करके फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। ये हर बार होता है, कोई यीफे के साथ स्पार नहीं करना चाहता। वो उनमें से ज्यादातर को कावर्ड्स मानते हैं जो खुद को पुश करने से बहुत डरते हैं। वो सीखने की एक्सपेक्ट करते हैं, पर वो उन स्टूडेंट्स को टीच कैसे कर सकते हैं जो ट्राई भी नहीं करेंगे। बस बेसिक ट्रेनिंग के साथ उनमें से ज्यादातर सप्लाई ड्यूटी के लिए जा रहे हैं, रियल कॉम्बैट के लिए नहीं। उन्हें पता है कि यीफे टॉप स्टूडेंट है, कोई और रियली क्लोज नहीं आता। पर फिर उन्हें लूज स्पॉट होता है और ये उन्हें ऑफ गार्ड कर देता है। वो स्टेडी गेज, काम पोस्चर, वहाँ रियल स्ट्रेंथ है। क्यूरियस होकर वो लू को बुलाते हैं। जैसे ही लड़का बिना हेजिटेशन के आगे बढ़ता है, मास्टर जैंग बिलीव नहीं कर पाते कि उन्होंने अभी तक ऐसे स्टूडेंट को ओवरलुक कैसे कर दिया। मिंग अपने फ्रेंड को रोकने की कोशिश करता है, उसे अर्ज करता है कि एग्जाम से इतना क्लोज इंजरी रिस्क ना ले, पर लू उसे रीअश्योर करता है कि उसने हार्ड ट्रेन किया है और कॉन्फिडेंस के साथ इंस्ट्रक्टर की तरफ जाता है। मास्टर जैंग ग्रुप को बताते हैं कि वो स्पारिंग सेशन के लिए सिर्फ 10 मिनट्स देंगे। एम्फसाइज करते हैं कि दोनों पार्टिसिपेंट्स में से कोई भी एक दूसरे को इंजरी कॉज नहीं करेगा। लू और यीफे अपनी पोजीशंस लेते हैं, फेस टू फेस खड़े हो जाते हैं। इंस्ट्रक्टर पावर टेस्ट की शुरुआत अनाउंस करता है। लू को क्लोजली देखते हुए मास्टर जैंग नोट करते हैं कि लड़के में डर का कोई साइन नहीं है। उसका फेस पूरी तरह काम रहता है। वो हैरान है कि उन्होंने पहले उस जैसे किसी को नोटिस क्यों नहीं किया था। वो लू से उसकी की स्टेटस के बारे में पूछते हैं और लड़का कहता है कि लास्ट टाइम जब उसने चेक किया था तो 0 पॉइंट थी। वो लो लगता है, पर लड़के के बिल्ड को देखते हुए इंस्ट्रक्टर सोचने लगता है कि क्या वो कुछ मिस कर रहा है। फिर भी वो लू को केयरफुल रहने की वार्न करता है। ये एक रियल कॉम्बैट टेस्ट है और इंजरीज हो सकती हैं। फिर वो मैच स्टार्ट करने का सिग्नल देता है। जैसे ही वो प्रिपेयर करते हैं, यीफे फाइट के डेंजर्स आउटलाइन करना शुरू करता है। वो लू को वार्न करता है कि वो गिरने पर अपने हाथों से फॉल ब्रेक ना करे, वरना वो फ्रैक्चर हो सकते हैं। जॉइंट्स पर प्रेशर इंटेंस हो सकता है। वो लू को अपने कोर को, खासकर अपने हेड को प्रोटेक्ट करने की एडवाइस देता है। इस बीच अपना बॉय चुपचाप अपनी कॉम्बैट स्टांस लेता है, काम और फोकस्ड। बिना टाइम वेस्ट किए यीफे लू पर एक अनएक्सपेक्टेड स्ट्राइक लॉन्च करता है। जैसे ही वो मूव करता है, वो अपनी स्ट्रेटजी को माइंड में रन करता है। डिस्टेंस कंट्रोल करो, अपोनेंट को वॉच करो और काउंटर का टाइम देखो। वहां से ये सब अपनी गार्ड रखना है, फाइट को अपने फेवर में टर्न करना है और उनकी स्ट्रेंथ को साइज अप करना है। तभी एक रियल पावरफुल अटैक आता है। उसके लिए ट्रू वाइटैलिटी, स्पीड और पावर का साथ में वर्क करना यही है। यीफे अपना असॉल्ट इंटेंसिफाई करता है और कॉन्फिडेंटली अज्यूम करता है कि ये मैच वन साइडेड है, जिसमें विक्ट्री हमेशा स्ट्रॉन्गर को फेवर करती है। वो लू जैसे ओपोनेंट्स को शर्मनाक हार के लिए डेस्टिन मानता है, लेकिन सबको हैरान करते हुए लू अटैक डॉज करता है और एक पावरफुल पंच से काउंटर करता है जो उसे हवा में उड़ता हुआ भेज देता है। वो दूर क्रैश होकर मोशनलेस गिर जाता है। स्टूडेंट्स फ्रीज हो जाते हैं जब मास्टर दौड़ कर जाते हैं और यीफे की लिम्ब बॉडी उठाते हैं। देखते हैं कि सब इस बात पर विश्वास नहीं कर पा रहे कि लड़के ने अभी अभी यीफे को एक सिंगल पंच से हरा दिया।